सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, तो इसका सही उत्तर होगा मोहनलाल को। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप सभी जानते हो फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है ये, और 2023 के लिए चुना गया है मोहनलाल को। मलयालम सिनेमा के ये सुपरस्टार है और ये पुरस्कार उन्हें अभी 23 सितंबर 2025 को यानी कि कल दिया जाएगा 31वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान। मोहनलाल जो ये मलयालम सिनेमा के एक्टर हैं, इनके बारे में आपको बता दूं, इनकी जो पहली फिल्म आई थी थिरनोत्तम, उसका नाम था 1978 में। इन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री मिल चुका है 2001 में, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है 2019 में, और अब मिल रहा है फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का दिया जा रहा है, याद रखना। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर एक बार बात करें तो इसे स्थापित किया गया था 1969 में, और इसका नाम भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के नाम पे रखा गया है। भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म जगत का हमने का सर्वोच्च सम्मान है। इसमें एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार ये दिया गया था देविका रानी को। कब मिला था देविका रानी को? 1969 में। अभी लास्ट टाइम वाला आपको बताऊं, 2022 वाला मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, उससे पहले 2021 का दिया गया था वहीदा रहमान को, 2020 का आशा पारेख को, और लेटेस्ट अभी हमने कहा 2023 के लिए दिया गया मोहनलाल को। और कौन से नंबर का है ये अगर पूछना चाहोगे तो 55वां है। 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया मोहनलाल को, ये आप याद रखना पॉइंट। अच्छा, अवार्ड वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जेंटीना। 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार दिया गया सुडानी स्कॉटिश लेखिका हैं लीला अबू लैला को। और संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 ये दो जनों को मिला, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स जो कनाडा से हैं और केनेडी ओडेडे जो केन्या से हैं। सुहानी शाह बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया नितिन गडकरी को। खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने प्रोफेसर एडेमोला एडेनले, नाइजीरिया से ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इक्वेटर प्राइज 2025 दिया बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कर्नाटक का है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पुखरामबम को दिया गया, मणिपुर के मूर्तिकार हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए दिया गया साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी हैं, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में CISF के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा प्रवीण रंजन को। तो 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं प्रवीण रंजन, जिनको अभी CISF का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। वह किनका स्थान लेंगे? राजविंदर सिंह भट्टी का, जो अभी 30 सितंबर 2025 को रिटायर्ड हो रहे हैं। तो याद रखना भी CISF के अब नए डायरेक्टर जनरल होंगे कौन? प्रवीण रंजन। CISF की बात करें पहले तो फुल फॉर्म हो गई है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना होती है 10 मार्च 1969 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका मोटो होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान देना। अभी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने थे संजय सिंघल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बने दलजीत सिंह चौधरी। CRPF के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CISF के राजविंदर सिंह भट्टी, लेकिन अभी ये 30 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे और उसके बाद पद संभाल लेंगे प्रवीण रंजन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के B श्रीनिवासन। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसके आलोक शर्मा। NCC के गुरबीर पाल सिंह। इंडियन कोस्ट गार्ड के परमेश शिवमणि। NDRF के पीयूष आनंद। RPF की अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है सोनाली मिश्रा। होमगार्ड के SBK सिंह और असम राइफल्स के विकास लखेरा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुराग गर्ग। हमारे एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह। नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो ये सारे नाम ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, ये पहचान पत्र जारी करने से फायदा क्या होगा? तो वे अपना सामान ले जाने वाले
तो अपना सामान ले जाने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए सरकारी बसों में 100 किलोमीटर तक की यात्रा निःशुल्क होगी, फ्री में ट्रेवल कर पाएंगे। और राज्य में मुख्यमंत्री मेडिकल स्टोर या जो भी सरकारी दुकानें हो गई है वहाँ से अगर वो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उन प्रोडक्ट्स पे उनको विशेष छूट, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और इसी तरह के कई लाभ उनको दिए जाएंगे। तो इन सब जो लाभ उनको दिए जाएंगे उसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों के लिए लागत कम करना, वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। एक पॉइंट में आपको बता दूं, नोट डाल लेना कि तमिलनाडु 1989 में देश का पहला राज्य बना था जिसने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत की थी और अब पहचान पत्र जारी करने वाला भी ये पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। बात तमिलनाडु की हो रही है तो लेकर के चलेंगे आपको तमिलनाडु। ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई हो गई है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और गवर्नर आर.एन. रवि। राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, पक्षी है एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है यहाँ पे। क्लासिकल डांस भरतनाट्यम हो गया। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाएंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तमिल जो है ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और पोंगल फेस्टिवल होता है यहाँ पे। जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू, चिथिराई महोत्सव, हेताई अम्मान महोत्सव हो गया। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देख लें यहाँ से। तो भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण ये कहाँ किया? चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुतीकोरिन एयरपोर्ट जो तमिलनाडु में है वहीं से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को शुरू किया। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपनी 15वीं बैठक का आयोजन किया था। वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है विनफास्ट और भारत में इसने अपना पहला प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने की घोषणा की। कहाँ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के थूथुकुडी में। मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना ये यहाँ पे शुरू हुई थी। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है हॉक, इसको शुरू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। इसके पहले 2 कौन से हैं? केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स स्थापित की। तमिलनाडु का पहला शहर जिसने सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लॉन्च किया तो वो है चेन्नई। तो इन सब कारण से तमिलनाडु न्यूज में है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जापान की एक रेटिंग एजेंसी है, नाम है इंक, और इसने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करके कितना कर दिया? तो आंसर होगा BBB+। तो भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूती देते हुए जापान की जो ये रेटिंग एजेंसी है इंक, और इसने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB से बढ़ा करके BBB+ कर दिया है और आउटलुक को स्थिर यानी कि स्टेबल कर दिया है। सोवरेन रेटिंग के बारे में आपको समझाता हूं। तो किसी देश की सरकार की वित्तीय साख और ऋण चुकाने की क्षमता को ये बताती है। सिंपल शब्दों में बोले तो ये बताता है कि कोई देश अपने उधार लिए पैसों को समय पर वापस चुकाने में कितना सक्षम है, और ये चीज अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को उस देश के बाजारों में निवेश के जोखिम का मूल्यांकन करने में मदद करती है। मतलब रेटिंग देख करके ही वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। इसे उसी तरह से समझो, जब कोई भी एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आप उसकी रेटिंग देखते हो। रेटिंग 3 है, 2 है, 5 है, मतलब जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतना बेहतर है। आप एक ही जैसे मान लो कुछ भी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो और उसी से संबंधित जो टॉपिक आपका है उससे संबंधित 3-4 एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती है, चारों का वही काम है। तो फिर आप उनकी रेटिंग चेक करते हो कि हाँ इसकी रेटिंग 2 ही है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। तो 5 वाले को आप प्रेफर करोगे क्योंकि लोगों ने उसको अच्छी रेटिंग दी है, तभी उसकी रेटिंग ज़्यादा है। मतलब लोगों का उस पर भरोसा है। तो ये रेटिंग की अहमियत होती है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करती है ये रेटिंग। अच्छा, इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो आउटलुक है वो स्टेबल है। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भविष्य में रेटिंग में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, भविष्य में रेटिंग में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, और भारत की मजबूत आर्थिक बुनियादी और भविष्य की संभावनाओं पर भरोसा बना हुआ है। क्योंकि जो आउटलुक होता है वो 3 तरह से देते हैं, ये स्टेबल, नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब भविष्य में इसकी रेटिंग और बढ़ सकती है, नेगेटिव मतलब घट सकती है, और स्टेबल मतलब कुछ बदलाव नहीं होगा, जैसी है वैसी रहेगी। आपको याद होगा अभी अगस्त के महीने में ही S&P ने भी भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया था, BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया था। ठीक है, तो इसी तरह का वो भी प्रश्न था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा वरुण चक्रवर्ती। तो वरुण चक्रवर्ती या ICC T20 इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं और ये उपलब्धि पाने वाले आप कह सकते हो ये तीसरे भारतीय बन गए हैं। पहले दो कौन थे? जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई। और इसी के साथ T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 ऑलराउंडर की बात करें तो हार्दिक पांड्या, नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और टीम रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम नंबर 1 पर है। और कल ही एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि 100 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? अर्शदीप सिंह बन गए। तो वो पॉइंट भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर। तो इंस्पायर मानक अवार्ड इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। उद्देश्य है स्कूली छात्रों के बीच रचनात्मकता और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए है जिनकी एज 10 से 17 वर्ष होती है। और अभी 2025 के लिए इसमें टॉप पर रहा बिहार का मुजफ्फरपुर। मतलब आप कह सकते हो कि मुजफ्फरपुर क्रिएटिव आइडिया देने में देश का नंबर 1 जिला बन गया है। मतलब मुजफ्फरपुर के बच्चे देश भर के बच्चों में क्रिएटिव आइडिया देने में सबसे आगे हैं। दूसरे स्थान पर बेंगलुरु, तीसरे पे जो कर्नाटक का ही है, चौथे पे जयपुर हो गया, पांचवे पे लखनऊ है और छठे पे वैशाली है। मतलब बिहार का एक और स्थान आ गया वैशाली। तो इसमें जो भी चयनित छात्र होते हैं उनको अपने विचारों को मॉडल में बदलने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। तो याद रखना इसमें मुजफ्फरपुर ये टॉप पर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको ऐड करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है ना मुजफ्फरपुर। तो एक और न्यूज यहाँ से लिख लो कि मुजफ्फरपुर की एक चेस प्लेयर है, मरियम फातिमा उनका नाम है, और ये अभी बिहार राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई हैं। मतलब जो चेस प्लेयर होते हैं जब भी कोई चेस टूर्नामेंट जीतते हैं तो उनको स्कोर दिया जाता है, उनकी रेटिंग बढ़ती है। इस तरह से इनकी रेटिंग 2100 हो चुकी है और 2100 रेटिंग होने का मतलब है फिडे मास्टर का खिताब इन्होंने जीत लिया और ये बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई है। तो इनका नाम न्यूज में है। बिहार में भी कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से है। ये मरियम फातिमा इनका नाम है। तो कम से कम बिहार वाले स्टूडेंट्स तो खास तौर पे इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला देखते हैं अभी हम। फिर अगले में पूछ रहे हैं आर्मंड डुप्लांटिस जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 14वीं बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर होगा पॉल वॉल्ट। पहले तो आप ये समझो पॉल वॉल्ट कौन सा गेम हो गया, या आप चित्र देख करके समझ पाओगे। इस तरह से डंडा लेके दौड़ना होता है, फिर उसमें उछलते हैं, फिर ऐसे बिना छुए उसको पार करते हैं, तो वो पॉल वॉल्ट हो गया। तो आर्मंड डुप्लांटिस पहले भी हमने कई बार इनका नाम पढ़ा है। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने अभी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14वीं बार इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और इसी साल चौथी बार उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो याद रखना आर्मंड डुप्लांटिस ये पॉल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं और अभी उन्होंने 6.30 मीटर का पॉल वॉल्ट करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और अगर आप पूछोगे कि ये किस देश से हैं, तो वैसे तो इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, लेकिन ये गेम्स में स्वीडन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी जो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, कहाँ पर हुआ था? टोक्यो जापान में। इस बार इसका 20वां संस्करण था, वहां पे इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, तो इनका नाम चर्चा में है। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें, जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन करती है, स्थापना होती है 1912 में। पहले इसे इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के नाम से जानते थे, फिर 1912 में इसका नाम बदल के वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया। हेडक्वार्टर मोनाको, प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए, ठीक है। तो आर्मंड डुप्लांटिस का नाम याद रखना। पूछ सकते हैं इनका संबंध किस खेल से है? पॉल वॉल्टर है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया? तो आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और मंत्री कौन है? इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी है। तो अभी इस मिनिस्ट्री ने भारत की पहली नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत की जियोथर्मल एनर्जी को बढ़ाना और भारत को नेट जीरो गोल अचीव करने में मदद करना। जियोथर्मल एनर्जी ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से आती है, जो अक्षय ऊर्जा जिसे आप हिंदी में कहते हो। मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाली, जैसे कि सोलर एनर्जी सूर्य की गर्मी से, विंड एनर्जी हवाओं से, हाइड्रो पावर डैम से जो पानी गिरता है उससे बनती है, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, ये सब एग्जाम्पल हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, अक्षय ऊर्जा के।
लेकिन यहाँ पे हम जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे बनती है? तो जब हम अर्थ के अंदर की जो हीट है उसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो उसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। तो ये कैसे बनेगी? मैंने आपको बता दिया, अर्थ के अंदर की गर्मी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो कई जगहों पे क्या होता है, जमीन के नीचे ज्यादा गहराई में नहीं, मतलब ऊपर ही आपको बहुत गर्म पानी, खोलता हुआ पानी या स्टीम निकलता हुआ दिख जाएगा आपको। वहां से स्टीम हम निकाल लेंगे, उससे टरबाइन हम चला देंगे और बिजली पैदा कर लेंगे। ऐसे ही काम होता है। अब ये जो नेशनल पॉलिसी आई है जियोथर्मल एनर्जी पे, इससे क्या होगा? तो इसके तहत जियोथर्मल सेक्टर के जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग दी जाएगी। जो इससे रिलेटेड स्टार्टअप्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको इंपोर्ट ड्यूटी में उनके कमी की जाएगी, टैक्स एग्जम्पशन दिए जाएंगे ताकि उनको फायदा होगा, तभी तो वो इस पे काम करेंगे। उसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी में अलग से 100% FDI रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट आए। हर स्टेट्स को जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स को जल्दी से परमिट देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। मतलब जो भी इस पे काम करना चाहता है काम करने दो, फटाफट से अलाउ कर दो। और मैं आपको बता दूं कि भारत में जियोथर्मल पोटेंशियल कितना है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे देश में 381 हॉट स्प्रिंग को मार्क किया है जहां पर जियोथर्मल प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। हॉट स्प्रिंग का मतलब वही हो गया कि धरती की सतह के पास में गर्म पानी हो। तो इस तरह के भारत में 381 हॉट स्प्रिंग्स मार्क किए गए हैं। और ऐसा कहा गया कि इनका इस्तेमाल अगर हम करते हैं बिजली बनाने में, तो इससे हमारी जो कैपेसिटी बनेगी बिजली की, वो क्षमता कितनी होगी? 10.6 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता ये रखते हैं। मतलब जियोथर्मल से इतनी हमारी क्षमता है, कैपेसिटी है बिजली बनाने की। और एक प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, आपको याद रखना है। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में स्थित पूगा घाटी में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। कौन कर रहा है? ONGC 1 मेगावाट का ये प्लांट लगाएगी यहाँ पे। वैसे आप जानते हो भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070 है। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया? तो आंसर होगा राजस्व खुफिया निदेशालय। तो राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसने ऑपरेशन वीड आउट शुरू किया है। इसका उद्देश्य है मादक पदार्थ की तस्करी को रोकना। और अभी इसी ऑपरेशन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो मुंबई में है, वहां से 39.2 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया है। अच्छा, गांजा तो आपने सुना ही होगा, गांजा, लेकिन ये हाइड्रोपोनिक गांजा क्या है? तो इसमें जो गांजा होता है वो बिना मिट्टी के तैयार किया जाता है। इसे उगाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर पानी का घोल बनाया जाता है और उसी का इस्तेमाल करके इसे उगाया जाता है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और ऑपरेशंस मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो अभी न्यूज में रहे। जैसे कि ऑपरेशन चक्र 5 याद है, CBI ने शुरू किया था। इसके तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भांडाफोड़ किया था। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, इसका उद्देश्य था पाकिस्तान के द्वारा इलीगल लाए जा रहे सामानों को रोकना। ऑपरेशन मैडमैक्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस ऑपरेशन के तहत 4 महाद्वीपों में चल रहे वैश्विक ड्रग तस्करी गिरोह को ध्वस्त किया था। और ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में शुरू हुआ था फर्जी संतों के खिलाफ। ऑपरेशन महादेव, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास हमारी सेना ने एक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया था। इसमें 3 आतंकी मारे गए थे। और ऑपरेशन शिव शक्ति, घुसपैठ विरोधी अभियान था, ये जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शुरू किया। और ऑपरेशन सहयोग, भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स ने मणिपुर में भूस्खलन से प्रभावित गांवों की सहायता के लिए चलाया था। और ऑपरेशन अलर्ट, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान में भारत पाक सीमा पर इसको शुरू किया था। ऑपरेशन फॉल्कन, असम पुलिस और असम वन विभाग ने गेंडों के अवैध शिकार नेटवर्क को खत्म करने के लिए इसको चलाया था। एक ऑपरेशन संस्कार, आपको याद होगा, राजस्थान पुलिस ने चलाया था डूंगरपुर में, जो बाइक्स पर जो गुंडागर्दी करते युवा होते हैं उनके खिलाफ। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की? तो आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, ब्रिटेन और अमेरिका। तो अभी ब्रिटेन और अमेरिका ने एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अटलांटिक साझेदारी नाम से एक परमाणु समझौता किया है, जिसका उद्देश्य है एडवांस रिएक्टरों की स्थापना में तेजी लाना और रूस पर परमाणु ईंधन की निर्भरता को कम करना। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ कि भारत का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पढ़ चुके हैं इसको कई बार हम।
जब भी बिहार में आपको रिवाइज कराता हूँ। तो बिहार इसका आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियर से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर पूछे परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा, तो 100 गीगावाट। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ पर स्थापित करेगा, आंध्र प्रदेश। और रशिया ने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी पर्म ये भी लॉन्च की है, नाम है पर्म। और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में मिला था पद्म विभूषण। भारत के परमाणु यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा, बिहार में, बिहार के नवादा जिले के रजौली में। और नासा ये 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये सारी बातें। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए। बाकी इनकी क्विज की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन से। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 38। फिर पूछा शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना, पुडुचेरी। एशियन कैडेट कप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है, उत्तराखंड। बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला, हुमा कुरैशी। वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च और AI के लिए किसके साथ समझौता किया, IIT कानपुर। T20 इंटरनेशनल विकेट तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए अर्शदीप सिंह। वर्ष 2025 में दुनिया के टॉप 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में टॉप पर रहा कोपेनहेगन। भारत में पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रामचरण को। और हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म पहल शुरू की इंडियन आर्मी ने। और आखिरी प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया अभी हमने 20 सितंबर को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी US ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो आंसर होगा आर्यना सबालेंका ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।